हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग उत्तर प्रदेश के अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के बायोकेमिस्ट्री एमसीक्यू पेपर का डिस्कशन करेंगे। तो जो पहला पेपर है वो है 2020 एनुअल बैच का पेपर है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द गुआनोसिन एंड साइटोसिन इन द डीएनए आर। तो जैसा कि जानते हैं डीएनए में ए और टी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और जी और सी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो जो एडेनिन और थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो 2 होता है और गुआनोसिन और साइटोसिन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो 3 होता है। तो ये इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो गया दैट इज द 3, राइट। तो इसका आंसर हो गया 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड बेस इज नॉट प्रेजेंट इन द कोडोन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोडोन्स होता है वो किस पे प्रेजेंट होता है, मैसेंजर आरएनए पे। और आरएनए में कौन सा बेस प्रेजेंट नहीं होता है, सिंपल है, दैट इज द थाइमिन। तो कोडोन कौन में नहीं होगा, थाइमिन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया दैट इज थाइमिन। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन्स लिस्टेड बिलो इज नॉट अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो देखते हैं ऑप्शंस में कौन क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है। जैसा कि ट्रांसफेरिन है, तो ट्रांसफेरिन जो है आपका आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है। हेप्टोग्लोबिन क्या है, हेप्टोग्लोबिन जो है सो फ्री हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्ट करता है या उसके साथ ऐड होता है ताकि इसको लॉस होने से या ऑक्सीडेटिव डैमेज होने से बचा सके। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन तो मेजर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है क्योंकि इसके साथ हार्मोन्स होता है, फैटी एसिड्स होता है, ये सब इसके साथ अटैच होकर के ट्रांसपोर्ट होता है। तो एक ऑप्शन बच गया दैट इज अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। तो इसका आंसर है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। क्यों? क्योंकि अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ना होकर के एक प्रकार का सेरीन प्रोटीएजेस है। सेरीन प्रोटीएजेस क्या करता है, तो ये जो भी इंफ्लेमेटरी सेल्स होते हैं उनसे नॉर्मल सेल्स को बचाता है बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम दैट इज न्यूट्रोफिल इलास्टेज। एंजाइम का नाम याद रखना है, नेक्स्ट टाइम एमसीक्यू में आ सकता है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किसको इनहिबिट करता है, एंजाइम का नाम है न्यूट्रोफिल इलास्टेज। तो इसका आंसर हो गया दैट इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। नाउ कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ, सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज ड्यू टू द पोटेशियम। हाइपरकैलेमिया बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। नॉर्मल पोटेशियम 3.5 to 5 होता है और अगर 5 के ऊपर जाता है तो ये हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देता है, जिसके कारण बॉडी में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है और उसके कारण बॉडी जो है सो कार्डियक अरेस्ट में जा सकती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीए डिफिशियंसी लीड्स टू, सिंपल क्वेश्चन है। एडीए रट्टा मारा क्वेश्चन है, रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, दैट इज एडीए इज द स्किड, दैट इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंट डिजीज, राइट। तो इसका आंसर हो गया ए दैट इज स्किड। नाउ द मेजर फ्यूल फॉर द ब्रेन आफ्टर द प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन। तो ब्रेन जो है सो स्टार्टिंग में तो ग्लूकोज का यूज करता है, कुछ टाइम के बाद ग्लाइकोजिन का यूज करेगा। ग्लाइकोजिन यूज होने के बाद क्या होता है कि फैटी एसिड का यूज ब्रेन कर नहीं पाता, तो उसके जगह पे जो है सो जो फैटी एसिड से ही प्रोड्यूस्ड होता है दैट इज द कीटोन बॉडीज। तो कीटोन बॉडीज का जो है सो ब्रेन यूज करता है। तो इसका आंसर हो गया कीटोन बॉडीज। नेक्स्ट, इन द कॉम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि मेटाबॉलिक एल्केलोसिस में क्या होता है। तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस करने का मतलब हो गया कि बॉडी में बाइकार्बोनेट का अमाउंट बढ़ गया या CO2 का अमाउंट घट गया। अब यहाँ में पूछ रहा है कॉम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो कॉम्पनसेटेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एसिडोसिस की तरफ जाना पड़ेगा। कहने का मतलब है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस इज कॉम्पनसेटेड बाय द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, CO2 को रिटेन करना पड़ेगा, तभी तो न्यूट्रलाइज होगा। और CO2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइपोवेंटिलेशन, या कहें तो रेस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिट करना पड़ेगा। तो पहला जो ऑप्शन है दैट इज रेस्पिरेटरी सेंटर इज स्टिमुलेटेड, ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरा PCO2 इंक्रीजेज, ये सही होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हाइपोवेंटिलेशन होगा CO2 का रिटेंशन बढ़ जाएगा। PO2 एलिवेटेड नहीं, CO2 बढ़ेगा तो ऑक्सीजन डिक्रीज होगा। यूरिन बिकम्स एसिडिक, नो। अगर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस है बॉडी में तो बॉडी क्या करेगा, बाइकार्बोनेट को यूरिन से निकालने की कोशिश करेगा। तो कॉम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एल्केलोसिस में यूरिन जो है सो अल्केलाइन होगा। सो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज PCO2 इंक्रीजेज। तो ये बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये करेगा, ठीक है। फिर से देखते हैं, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस में बाइकार्बोनेट बढ़ जाएगा जिसके कारण रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होगा, इनहिबिट होगा। किस लिए, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस को कंपनसेट करने के लिए, राइट, जिसके कारण CO2 का इंक्रीजमेंट होगा, ऑक्सीजन का डिक्रीजमेंट होगा और यूरिन में जो है आपका अल्केलाइन यूरिन होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 8, ऑल ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी डेटा आर सजेस्टिव ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर एक्सेप्ट।
क्वेश्चन ध्यान से देखना, एक्सेप्ट है कहने का मतलब गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो जैसा कि जान रहे हैं, एक्यूट रीनल फेलियर होगा तो जो आपका नाइट्रोजनस बेसिस होगा वो एक्यूमुलेट होगा। तो सबसे पहला जो यूरिया है बढ़ा हुआ मिलेगा, तो आप देख सकते हो सी ऑप्शन यूरिया। यूरिया 220 नॉर्मल 10-40 होता है, तो यूरिया यहाँ पे बढ़ा हुआ है आपको, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड है प्लाज्मा पोटेशियम, तो पोटेशियम भी क्या मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। यूरिन इसको एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा, तो पोटेशियम भी बढ़ा हुआ, राइट। क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन भी जैसे ही किडनी रेट फेलियर होगा, क्रिएटिनिन का अमाउंट जो है सो बढ़ा हुआ मिलेगा, क्रिएटिनिन ही बढ़ा हुआ है। अब आते हैं सोडियम पे, सोडियम का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज करेगा, डिक्रीज इसलिए करेगा क्योंकि डाइल्यूशनल हाइपोनाइट्रेमिया हो जाता है आपको एक्यूट रीनल फेलियर में। सो नॉर्मल पोटेशियम का रेंज होता है 130 to 145, यहाँ पे स्लाइटली इंक्रीजमेंट है, बल्कि हम लोगों को एक्यूट रीनल फेलियर में सोडियम का लेवल डिक्रीज मिलना चाहिए। सो इसका आंसर हो गया दैट इज प्लाज्मा सोडियम 150 माइल्स पर लीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीओसीटी। पीओसीटी करने का मतलब होता है वैसे टेस्ट जो कि पेशेंट को हम लोग इमरजेंसी में बेड साइड कर सके, जिसके लिए सैंपल्स हम लोगों को सेंट्रल लैब में या लैब में भेजने की जरूरत नहीं पड़े। तो देखे होंगे आप लोग पोर्टेबल एबीजी दैट इज एसिड बेस गैस एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट्स का भी कर सकते हैं हम लोग, ग्लूकोज को आप लोग ग्लूकोमीटर से कर ही सकते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है तो इसको करने के लिए हमें सैंपल्स को लैब भेजना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो गया दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन्स। Now this is last question, that is immunosorbent assays will use antibody conjugated to all of the following reagents except। तो immunosorbent assay होंगे जैसे कि ELISA है, जिसमें एंटीबॉडी को कंजुगेट करते हैं किसी चीज के साथ, और उसके बाद जो है सो जिसे भी आइडेंटिफाई करना होता है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, वेदर इट इज एंटीजेन या जो भी सब्सटेंस होंगे। तो उसमें हम लोग यूज करते हैं जैसे कि जो भी कंजुगेट्स हैं, जैसे कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज हो गया, हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज हो गया, बायोटीन बेस्ड हो गया, बट यहाँ पे हम लोग राइबोफ्लेविन का कंजुगेट्स के रूप में यूज नहीं करते, तो इसका आंसर हो गया राइबोफ्लेविन, राइट। तो ये 10 MCQ थे, पहले के पैटर्न्स में 10 MCQ आते थे, अब जो है सो 20 MCQ आते हैं। सो ये चूंकि पुराना पेपर है इसलिए इसमें 10 ही MCQs हैं। आगे जैसे जैसे हम लोग ईयर वाइज करते जाएंगे, नंबर ऑफ MCQ विल इंक्रीज, ठीक है। ओके, थैंक यू।